हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ब्रेन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था स्काल्प के बारे में, क्रेनियम के बारे में और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन के बारे में, यानी कि ब्रेन को कवर करने वाले यानी प्रोटेक्ट करने वाले लेयर्स के बारे में। और आज बात करेंगे आप ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स यानी सबसे जटिल ऑर्गन है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हमारा जो ब्रेन है वो पूरे शरीर पे कंट्रोल करता है। कौन सा ऑर्गन क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा ऑर्गन कैसा व्यवहार करेगा, कौन सा ग्लैंड कितना मात्रा में अपना सब्सटेंस रिलीज करेगा, सारा चीज़ निर्धारित करने का काम ब्रेन करता है। हमारे शरीर के अंदर में जिस प्रक्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिस प्रक्रिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, दोनों को करने का काम ब्रेन करता है। अब ब्रेन को पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो पूरे शरीर में फैला हुआ हो, जिसके वजह से ब्रेन पूरे शरीर पर आसानी से कंट्रोल कर सके। तो हमारे शरीर में जो चीज़ हर जगह फैला हुआ है वो है नर्व। तो हमारा जो ब्रेन है नर्व के माध्यम से ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन इसलिए भी जटिल है और उसको समझना इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स का जाल फैला हुआ है। हमारे ब्रेन के अंदर में लगभग 100 बिलियन नर्व्स का जाल फैला हुआ है। 100 बिलियन नर्व्स हैं, वो जो कनेक्ट होते हैं आपस में, वो साइनेप्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो वो साइनेप्स की संख्या ट्रिलियंस में हो जाती है, इसलिए ब्रेन को पूरी तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेन के पार्ट के बारे में कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ब्रेन में जो पहला पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसका काम होता है थिंकिंग यानी कि सोचना और मूवमेंट, ये दो इसका काम होता है। अगला पार्ट है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड और जो बाकी के रेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है उसके बीच का जो ये पार्ट होता है, इसका जो काम होता है वो बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेन होता है, यानी कि जो ब्रेन का साधारण काम होता है वो करता है ये ब्रीदिंग यानी सांस लेना और स्लीपिंग, ये दो इसका काम है। अगला पार्ट है बेसल गैंग्लिया। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन के बीचों बीच होता है और इसका काम होता है, जो मैसेज होता है वो ब्रेन के बाकी पार्ट के साथ कम्युनिकेट करना, इसका मेन काम होता है। अगला ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। ये जो होता है ये ब्रेन के बेस में और ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में होता है और इसका जो मेन काम है वो है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, इसका दो काम है। और जो ब्रेन होता है वो कुछ लोब्स में डिवाइड होता है। ये जो लोब का जो नाम है ये उसके साथ में जो बोन होता है उससे रिलेटेड गया है। फ्रंटल बोन के आसपास का जो लोब होगा ब्रेन का, जो यानी कि जो फ्रंटल बोन के नीचे का जो ब्रेन का पार्ट होगा उसका नाम होगा फ्रंटल लोब। इसका काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट एंड मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि नर्व के द्वारा हमारे शरीर के किसी पार्ट को आदेश दिया जाता है कुछ करने के लिए, तो वो होता है मोटर फंक्शन। यानी ब्रेन उसको गाइड करता है कि ऐसे फंक्शन करना है, ऐसे हमको पेन से लिखना है, तो ब्रेन मोटर नर्व के थ्रू ये मैसेज हाथ को पहुंचाएगा और हाथ लिखना शुरू करेगा। तो यही है मोटर फंक्शन और इसका जो कंट्रोल होता है फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। अगला है पैराइटल लोब। तो जो पैराइटल बोन के आसपास में इसका काम है मैनेज सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन को मैनेज करना और हैंड राइटिंग को मैनेज करना और शरीर के पोजीशन को मेंटेन करना। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है वो टेम्पोरल बोन होता है उसके होता है, तो इसके वजह से इसका नाम पड़ा है टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब का काम है मेमोरी यानी कि याददाश्त के संबंधित इसका काम है, याददाश्त अच्छा रखना इसका काम है। और इसका दूसरा काम है सुनना यानी कि हियरिंग। चौथा लोब है वो है ओसिपिटल लोब, यानी कि ओसिपिटल बोन के नज़दीक में जो लोब होगा वो होगा ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब का काम है ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम। ओसिपिटल
लोब के द्वारा मैनेज होते हैं, यानी कि जो आँख देखने से लेकर के और उसको प्रोसेस करके ब्रेन को बताने के लिए कि क्या देख रहे हैं, ये सारा जो काम होता है वो ब्रेन के ओसिपिटल लोब में होता है। ब्रेन का कुछ कंडीशन है जो इस प्रकार से है, यानी कि ब्रेन का कुछ ऐसा कंडीशन है जो ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता है। ब्रेन की कुछ बीमारी, वो ब्रेन की बीमारी यानी ब्रेन का प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। इसे पहला स्ट्रोक। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन के कुछ पार्ट में अचानक से ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन रुक जाता है कि ब्रेन के उस पार्ट में ना तो ब्लड पहुंच पाएगा और ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन का वो एरिया डेड होने लगता है। और स्ट्रोक कॉज करने का जो कारण है वो है ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्रेन के अंदर में ब्लड जो है वो जम जाएगा या फिर ब्रेन के अंदर में खून बहने लगेगा, तो उस कंडीशन में स्ट्रोक हो सकता है। अगला कंडीशन है ब्रेन एन्यूरिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ब्रेन के अंदर का जो आर्टरी होता है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से उस एरिया में सूजन हो जाता है। अगला कंडीशन है सबड्यूरल हेमाटोमा। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग कहाँ होगा, या तो ड्यूरामीटर के अंदर होगा या फिर सब ड्यूरल स्पेस में होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ड्यूरामीटर होता है कि ब्रेन के प्रोटेक्शन का पहला लेयर होता है, तो जब ब्रेन के प्रोटेक्शन के पहला लेयर के अंदर में या फिर उसके नीचे ब्लीडिंग होने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो स्पेस है, वो एरिया है, वो फैलने लगेगा, यानी कि वहाँ पे सूजन होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा। अगला कंडीशन है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। ब्रेन के अंदर में किसी प्रकार का ब्लीडिंग होना, इस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। अगला कंडीशन है कॉन्फ्यूजन। कॉन्फ्यूजन का मतलब होता है वैसा ब्रेन इंजुरी, यानी कि वैसा ब्रेन का चोट जो टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए ब्रेन का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्फ्यूजन। अगला है सेरेब्रल इडिमा। इसका मतलब होता है किसी चोट की वजह से ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का स्वेलिंग हो जाना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेरेब्रल इडिमा। अगला है ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन के अंदर में किसी प्रकार का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। अगला कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल तरीका से जो CSF के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके मात्रा ब्रेन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो पूरी तरह से फैलता नहीं है, किसी एक जगह पे ही जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है वहाँ से ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगला कंडीशन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन का जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उस इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन हो जाना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अगला कंडीशन है इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस के केस में क्या होता है कि ब्रेन के टिश्यू जो होते हैं उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगला है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इस कंडीशन में क्या होता है, सर में चोट लगने की वजह से ब्रेन परमानेंटली, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगला है ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस का मतलब क्या होता है कि ब्रेन के अंदर में इन्फेक्टिव एजेंट का जमा हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेन एब्सेस, यानी कि ब्रेन के अंदर में एब्सेस बन जाना, जो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में होता है। ट्रीटमेंट करना पड़ता है, या तो वहाँ से उस इन्फेक्शन को निकालना पड़ता है या फिर एंटीबायोटिक दे करके इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 जो होगा उसमें बात करेंगे ब्रेन टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से ब्रेन टेस्ट होता है जिसकी वजह से ब्रेन की बीमारी का पता चलता है, और बात करेंगे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।